डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन को पढ़ने से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो विश्व के जो अधिकांश देश हैं उनमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय उनके जो विदेशी व्यापार हैं उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। जैसे कुछ विदेशी माल को बिल्कुल भी नहीं मंगवाना और कुछ माल को सीमित मात्रा में मंगवाना, संरक्षणात्मक व्यापारिक शुल्क लगाना, विनिमय पर नियंत्रण, आयातों की मात्रा निर्धारित करना आदि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से इन प्रतिबंधों को हटाना आवश्यक था। यानी कि यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करनी है तो ये जो प्रतिबंध लगे हुए थे इनको हटाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशुल्क विषयक सामान्य समझौतों यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड के द्वारा उपयुक्त प्रयास किए गए, लेकिन विकासशील देशों के व्यापार में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। निर्धन और जो विकसित देश हैं उनके बीच में यह खाई बढ़ती गई। 1960 की संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के बावजूद भी कि 20वीं शताब्दी है उसका 7वां दशक विकास दशक होगा, दशक के प्रारंभिक वर्षों में विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ और इन देशों को व्यापार के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनके हल करने या उनको हल करने या विकासशील जो राष्ट्र हैं उनमें विकास की गति को बढ़ाने के दृष्टि से अंकटाड जैसी संस्था की स्थापना की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः इसी कारण अंकटाड की स्थापना की गई। अब है कि जो विकासशील देश थे उनके सामने क्या कठिनाइयां थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो आंकड़े हैं, जो पूर्व वर्षों के आंकड़े, उनको देखने से सामने आता है कि विश्व व्यापार में जो विकसित देश हैं उनका भाग तो बढ़ रहा है, परंतु जो विकासशील देश हैं उनका भाग कम होता जा रहा है। दूसरा है कि विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में विकास की गति भी मंदी रही है या कम रही है। विकासशील देशों की मंद प्रगति का अनुमान जो है वह इस तथ्य से लगाया जाता है कि 1948 में या 1948 में विश्व का जो कुल निर्यात था उसमें विकासशील देशों का भाग 30.2% था केवल, जो 1964 में गिरकर 22% रह गया और 1971 में गिरकर केवल 14% रह गया। और इसके गिरने का जो मुख्य कारण था कि विकासशील देश थे उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं और वो कठिनाइयां निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि पूंजी का अभाव। जो विकासशील देश हैं उनमें कृषि, उद्योग, परिवहन एवं संचार आदि से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी रही है। फिर है प्रतिस्पर्धा में न टिक पाना। पर्याप्त पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में विकासशील देश जो हैं वह परंपरावादी उद्योग धंधे और परंपरावादी जो तकनीक है उन्हीं के बल पर अपना व्यापार चला रहे हैं, जबकि जो विकसित देश हैं वह अधिकतम पूंजी और नवीनतम जो तकनीक है उसका प्रयोग करने में समर्थ हैं और उसी के कारण उनकी जो प्रगति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी कारण विकासशील देश हैं वह विकसित राष्ट्रों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिकने में असमर्थ हैं। परिवहन व संचार सेवाओं का भी अभाव है। विकासशील राष्ट्रों में परिवहन एवं संचार की सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया और इसके परिणाम स्वरूप इनकी विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई। फिर है वित्तीय एवं निर्यात साख बीमा संस्थाओं का अभाव। वित्तीय संस्थाओं तथा निर्यात साख बीमा कंपनियों के अभाव में
विकासशील देश माल की किस्म अच्छी होने पर भी अपने माल को विदेशों में बेचने में असमर्थ है। इन कठिनाइयों के कारण विदेशी व्यापार की जो प्रगति है उसमें अनेक प्रकार की रुकावटें आई, और इसको दूर करके विकासशील देश हैं उनके व्यापार को बढ़ाने के जो प्रयास किए गए हैं, उनकी जो रूपरेखा है वह संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन के रूप में तैयार की गई। अब जो अंकटांड की पृष्ठभूमि है और इसका प्रारंभ हुआ है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दिसंबर 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, उसके सम्मेलन में जो 1961 और 70 का जो दशक है उसको विकास दशक मनाने का निश्चय किया गया। और उनके अनुसार कुछ जो निर जो नियम थे वो निर्धारित किए गए, या जो कुछ बातें थी उनको निर्धारित किया गया। जो पहला निर्धारण था वो था कि जो प्रत्येक विकासशील राष्ट्र है उसकी विकास दर अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। लक्ष्य ऐसे निर्धारित किए जाएं कि राष्ट्रीय आय से कम 5% वृद्धि हो जाए। दूसरा था, और उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन था उसमें कम से कम 4 से 4.5% और औद्योगिक उत्पादन में 13% से अधिक की वृद्धि की जाए। और इन उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से विकसित राष्ट्र अपनी कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 1% भाग पूंजी वह सहायता के रूप में विकासशील राष्ट्र हैं उनको उपलब्ध करवाएं। तो यह तीन बातें जो निर्धारित की गई वो महत्वपूर्ण थी ताकि इसको हम विकास दशक के रूप में मना सकें। विकास दशक था 1961 से 70। विकास दशक के जो उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1961 में 17वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि 1964 में अंकटाड का आयोजन किया जाए। अतः 1964 में जिनेवा में प्रथम व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि जो अंकटाड है उसकी लोग पूछते हैं कि कब प्रारंभ हुआ, तो 1964 में हुआ और जिनेवा में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। और महासभा ने अपने प्रस्ताव क्रमांक 1955 द्वारा अंकटाड को अपना एक अंग बना दिया है। अब हम पढ़ेंगे अंकटाड के उद्देश्य एवं इसके स्वीकृत सिद्धांत। अंकटाड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंकटाड का जो प्रमुख उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना तथा पारस्परिक सहयोग द्वारा विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर कर और उन्हें प्रोत्साहित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अंकटाड विश्व के विभिन्न देशों से विचार विमर्श कर कुछ स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और विकास से संबंधित बाधाओं को कम अथवा समाप्त करने के लिए प्रयास करता है। यद्यपि अंकटाड के पास लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह उन्हें लागू करने के जो है वह नैतिक दबाव डालता रहता है और विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग और समझ के आधार पर सहमति बनाने का प्रयास करता है। अंकटाड के स्वीकृत सिद्धांत। अंकटाड की जो कार्य समिति है उसके द्वारा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न नीतियों के परिप्रेक्ष्य में इसके कार्यों के लिए 15 सामान्य तथा 13 विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो अंकटाड के जो 15 सामान्य सिद्धांत हैं वो ये हैं। पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। सभी देशों के बीच व्यापारिक एवं आर्थिक संबंध समानता के सिद्धांत पर आधारित होंगे और कोई भी देश एक दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह था समानता का सिद्धांत। अब है भेदभाव निराकरण सिद्धांत। सामाजिक एवं आर्थिक पद्धतियों के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अनुकूल व्यापार पद्धति अपनाना। फिर है प्राकृतिक साधनों के विदोहन में स्वतंत्रता। प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों के विदोहन में पूरी तरह स्वतंत्र होगा। फिर चौथा सिद्धांत है विकासशील राष्ट्रों के त्वरित विकास के लिए उपयुक्त नीतियों की अनुपालना करना। फिर है पांचवा
विकासोन्मुख श्रम विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन इस प्रकार किया जाए ताकि विकासशील देशों की उन्नति शीघ्रता से हो सके। फिर है, विकासशील देशों के निर्यातों को बढ़ाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। फिर सातवां है कि विकासशील राष्ट्रों के निर्यात जो बाजार हैं उनको घटाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो अवरोध हैं उनको हटाना अथवा कम करना। फिर है आठवां कि विकसित राष्ट्र बिना किसी प्रतिफल की आशा के विकासशील राष्ट्रों को सभी जो प्रकार की रियायतें हैं वो प्रदान करेंगे, चाहे तट कर हुआ है चाहे गैर तट कर हुआ है। फिर नौवां है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा गठित क्षेत्रीय आर्थिक जो संघ हैं उनको इस प्रकार से प्रयत्न करने चाहिए जिससे कि विकासशील देशों के व्यापार व विकास पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। फिर 10वां है, विकासशील राष्ट्र परस्पर मिलकर अपने आर्थिक संघों का निर्माण करें, उन्हें बढ़ावा दे तथा आपसी व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयत्न करें। फिर है 11वां कि विकसित राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को बिना किसी शर्त के विशाल पैमाने पर वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। फिर है 12वां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना। फिर 13वां है कि थल से घिरे या समुद्री सीमा रहित देशों को पड़ोसी द्वारा यातायात सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। फिर 14वां है कि उपनिवेशीय देशों को यथाशीघ्र स्वतंत्र कर उनके आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और 15वां है, विकासशील देशों के आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय नीतियों एवं उपायों को अपनाया जाना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय जो अंकटाड है उसके स्वीकृत सामान्य सिद्धांत थे 15। अब हम पढ़ेंगे अंकटाड के जो 13 विशेष सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो पहला है कि विकसित देशों द्वारा विकासशील जो राष्ट्र हैं उनके व्यापार प्रसार योजनाओं के निर्माण अथवा व्यापार वृद्धि के लक्ष्य निर्धारण और उनका जो मूल्यांकन है उनमें सहयोग करना चाहिए। दूसरा है, विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा है, विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी एवं प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करें। चौथा है, विकासशील देश अपने शेष अवस्था वाले उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। पांचवा है, विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों में विवेकीकरण एवं शोध कार्यों में सहायता व सहयोग करना चाहिए। किसी भी देश द्वारा राष्ट्रीयपातन की नीति का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। सातवां है, जो विकसित देश हैं वह वैज्ञानिक और प्राविधिक उपलब्धियों को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय आधार पर विकासशील राष्ट्रों को सुलभ करवाएं या उपलब्ध करवाएं। आठवां है, विकासशील राष्ट्रों को व्यापार विकास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। फिर है नौवां कि विकासशील जो देश हैं उनको अधिक से अधिक सुलभ ऋण प्रदान किए जाने चाहिए और उन्हें स्वदेशी मुद्रा में पुनर्भुगतान की सुविधा भी दी जानी चाहिए। विकासशील देशों के जहाजरानी एवं अन्य परिवहन साधनों के विकास में सभी को सहयोग करना चाहिए। फिर है, विकासशील राष्ट्रों के विदेशी मुद्रा अर्जन प्रयासों में विकसित राष्ट्रों को सहयोग करना चाहिए। फिर 12वां है, विकासशील राष्ट्रों के पर्यटन उद्योग के विकास में विकसित राष्ट्रों को सहायता करनी चाहिए। 13वां है, विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुपक्षीय सहायता विस्तार कार्यक्रमों का सभी देशों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। थैंक्स।